नमस्कार, हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि का आज दूसरा दिन है, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप पर कृपा बनाए रखें। इसके साथ साथ हम बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में भी, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर स्वस्थ है तभी उसे एक स्वस्थ व्यक्ति माना जाता है। अब आज हम बात करेंगे जनहित एवं लोक स्वास्थ्य विषय पर, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है डॉक्टर सुदाम खाड़े जी को, जो कि आयुक्त सह सचिव हैं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश में। आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। इसी के साथ दर्शकों, आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी का, जो कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी है भोपाल से। आपका भी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज का जो विषय है वो आपको पता लग ही गया है। आज के विषय से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है, कोई समस्या है जो कि आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 0755-266-0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप एक फ़ोन कॉल करके अपनी समस्या, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो अपने सवाल को आप रेडी रखिएगा। आइए सबसे पहले चलते हैं डॉक्टर सुदाम खाड़े जी के पास और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधित जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की जा रही है, आखिर क्या कुछ वृद्धि हुई है इसमें। नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा मध्य प्रदेश में आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड हमारे सामने बहुत बड़ा एक चैलेंज लेके आया था, और इस चैलेंज का मुकाबला पूरे देश ने और पूरे विश्व ने किया। लेकिन मध्य प्रदेश के लिए एक अलग तरीके से चैलेंज था। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे मध्य प्रदेश में जिला अस्पतालों में हमको आईसीयू की ज़रूरत पड़ती थी, ऑक्सीजन बेड की आवश्यकता पड़ती थी, संस्थाओं की आवश्यकता पड़ती थी, और सभी जिला अस्पतालों में इस प्रकार की सुविधाएं नहीं थी। तो सबसे पहले तो कोविड के पश्चात, पहले भी कई काम हो चुके हैं, लेकिन कोविड के पश्चात मैं विशेषतः फोकस करना चाहूँगा। हमने हर ज़िले में, जो हमारे 52 ज़िले हैं अभी और उसमें जिला अस्पताल है, उसमें हमने हर ज़िले में आईसीयू की स्थापना की जी। ऑक्सीजन बेड की लगभग सिर्फ 1400 ही बेड थे, उसको बढ़ाकर हमने 15,000 ऑक्सीजन बेड करवा दिए। और मैं बताना चाहूँगा कि आईसीयू के भी बहुत ही कम 226 बेड थे, उसको भी बढ़ा के हमने लगभग 1700 बेड किए। सिमिलरली बच्चों के लिए भी आईसीयू बनाए, एचडीयू की संख्या बढ़ाई। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि एक पब्लिक स्वास्थ्य में जो सबसे बड़ा रोल होता है शासन का, वो हर जगह पे स्वास्थ्य मुहैया करना होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि ज़्यादातर संस्थाएं जो निजी क्षेत्र में होती है वो शहरों में होती हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में लोग शहरी क्षेत्र, जो निजी चिकित्सक है या अस्पताल है, वो शहरी क्षेत्र में ही प्रेफर करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जाना उतना पसंद नहीं करते। तो एक प्रकार का एक पैराडॉक्स है, क्योंकि हमारी मध्य प्रदेश में लगभग 70% से अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और 70% से अधिक हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं शहरों में उपलब्ध हैं। तो इस पैराडॉक्स को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश में, पूरे देश में इस प्रकार के काम होता है, और संस्थाओं का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से होना चाहिए कि वो ग्रामीण क्षेत्र में उतनी ही उपलब्ध हो, ताकि लोगों को कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए जो प्राथमिक और सेकेंडरी जो ट्रीटमेंट उनको मिले। हाँ। और पिछले 3 सालों में लगभग 800 से अधिक संस्थाओं का निर्माण भी इस तहत किया गया है। और आगे हम चर्चा भी करेंगे कि लगभग हमारे सब हेल्थ सेंटर थे, उनको भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में हमने उसको डेवलप किया है, और उनकी संख्या 10,000 से अधिक है। जी। मैं एक इतना बताना चाहूँगा कि संस्थाओं के रूप में हमने पिछले 2-3 साल में काफ़ी हद तक जो हमारे गैप्स थे उसको पूरा करने की कोशिश की है। बिल्कुल। डॉक्टर प्रभाकर तिवारी, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि एक सीएमएचओ की भूमिका क्या होती है लोक स्वास्थ्य में, जिससे हमारे जो दर्शक हैं उन्हें भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपसे क्या सवाल पूछना है। नहीं, जैसे कि अभी खालिद सर ने बताया जी कि जितने भी हेल्थ प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, या जैसा आपने कहा लोक स्वास्थ्य के कार्यक्रम है, वो सभी का एग्जीक्यूशन जिला स्तर पर काम करवाना वही सीएमएचओ का मुख्य कार्य है। चाहे वो टीकाकरण का हो, चाहे वो दूसरे हेल्थ प्रोग्राम हो, जितने भी हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनका जिला स्तर पर सुचारू क्रियान्वयन, और उसके साथ साथ
जनता की आवश्यकताओं को शासन तक पहुंचाना। तो दोनों ये जो पार्ट हैं वो सीएमएचओ के पास रहते हैं और उसी तरह से उनका काम चलता है। जी डॉक्टर खाड़े, सुविधाओं की बात चल रही है और जनता की जो आवश्यकता है उसकी बात चल रही है। ऐसे में दवाइयाँ बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है उसे, तो दवाइयों के लिए बाज़ार में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन लोग चाहते हैं कि सही दाम में उन्हें सही दवाई मिल जाए। तो इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? एक पब्लिक हेल्थ का एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हम बोलते हैं कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति को अगर स्वास्थ्य सुविधा तक जाते हैं तो किस प्रकार से कुछ सुविधाएं फ्री में मिलती। आप तो जानते हैं कि जो शासकीय अस्पताल है और शासकीय संस्थाएं हैं उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट उपचार होते हैं, चाहे हमारे जिला अस्पताल हो, सिविल अस्पताल हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हो या मेडिकल कॉलेजेस हो। जी। और हमारे सब हेल्थ सेंटर से लेकर एक पूरी चैन है जो प्राथमिक से टर्शरी लेवल तक उपचार करती है। पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट हम इलाज देते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि अगर निजी क्षेत्र में भी कई बार लोग इलाज करने की कोशिश करते हैं और दवाएं हम बाहर से लेते हैं जी। तो सबसे बड़ा अगर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मतलब व्यक्ति को एक्चुअल खर्चा जो करना पड़ता है वो दवा पे नंबर 1 होता है। दूसरा होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। जी हाँ। तीसरा एडमिशन्स होते हैं और उसका उपचार होता है। चौथा लोगों की कई बार आना जाना, अन्य कोई एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये चीज़ें जो है लोगों को, आप जानते हैं कि बहुत बड़ा अगर कोई आकस्मिक, जिसको हम डिस्ट्रेस में कई बार लोगों को कैटास्ट्रोफिक एक्सपेंडिचर करना पड़े, लोगों की तैयारी नहीं होती है, अगर विशेषतः अगर गरीब तबके के लोग हैं जी हाँ। और ऐसे अचानक कर कोई एक्सपेंडिचर करना पड़े जिसको हम कैटास्ट्रोफिक एक्सपेंडिचर बोलते हैं, वो अगर करना पड़े तो कई बार लोग एपीएल से बीपीएल में जाने के भी कुछ एग्जांपल्स आए हैं, लोग कर्जे में डूबते हैं। ऐसी स्थिति में हमने कोशिश की है कि हमारे यहाँ जो एसेंशियल ड्रग्स होते हैं वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हुए हैं। किसी भी हमारी शासकीय संस्था में लगभग जिला स्तर पे कहें तो हम लगभग 530 प्रकार की दवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है जी। सिविल अस्पताल में लगभग 450 और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 273 से अधिक दवाएं। और हमारे छोटे से सबसे हमारा जो छोटा सेंटर है, जो सब हेल्थ सेंटर गांव में होता है, वहाँ भी 125 से अधिक दवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। सिमिलरली मैं एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि एक स्कीम है जो भारत सरकार की, और चूँकि मेरे पास फूड एंड ड्रग का भी एक चार्ज है, ड्रग कंट्रोलर का भी, उसके साथ साथ हमारे यहाँ जन औषधि केंद्र भी है जी। वो लगभग 200 से अधिक जन औषधि केंद्र है जहाँ पे लोगों को जेनरिक दवाएं बहुत ही सस्ते दाम में मिलती है। अपार्ट फ्रॉम, चूँकि हमारे शासकीय संस्था में सभी लोग नहीं आते हैं, लेकिन जिन लोगों को बाहर भी अगर दवाएं लेनी है तो हमारे इस प्रकार के जेनरिक हाई क्वालिटी के WHO और GMP टेस्टेड, जो अच्छा मानक माना जाता है, वो टेस्टेड दवाएं उपलब्ध है। जी, साथ ही साथ अगर फ्री में दवाइयाँ चाहिए, इसके लिए क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ये हम जानेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अशोक जी जबलपुर से। उनका सवाल हम लेते हैं। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका, बताइए क्या प्रश्न है। माता जी से ये जानना चाहता हूँ सर से कि आधे दाम पर दवाइयाँ जो योजना बनाई गई हैं प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत, ये शहर में कहाँ प्राप्त हो जाती हैं, इसके बारे में कुछ बताइए ताकि लोग आराम से खरीद सकें या हम भी खरीद सकें। बड़ी कृपा होगा। डॉक्टर तिवारी, आपसे ये सवाल है। इनफैक्ट अभी खाड़े सर इसी पर बात कर रहे थे कि जो जन औषधि केंद्र है, वो जन औषधि केंद्र सभी शहरों में, न केवल भोपाल बल्कि मध्य प्रदेश के सभी शहरों में खुले हुए हैं और जन औषधि केंद्र के नाम से ही खुले हुए हैं, जहां पर न सिर्फ दवाइयाँ बल्कि जो कंज्यूमेबल्स हैं, जैसे कई बार कैथेटर्स होते हैं या इवन ग्लूकोमीटर्स होते हैं, सैनिटरी नैपकिन्स होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही उचित दामों में उपलब्ध हैं और ये सभी के लिए खुले हुए हैं। कोई भी इसमें जाकर दवाइयों का खरीद सकता है, या जो उपभोज्य सामग्रियां हैं जैसे कैथेटर्स हो गए, ग्लूकोमीटर स्ट्रिप्स हो गई, इवन ग्लूकोमीटर्स हो गए, कॉटन हो गया, ये सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध है। जी। मैं थोड़ा एक पॉइंट इसमें जोड़ना चाहूँगा कि इन्होंने हमारे जो प्रश्न पूछा गया था अभी, उसमें एक ऐप भी है जन औषधि केंद्र का। अगर आप मोबाइल पे, अगर सभी ज़्यादातर लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो जन औषधि का एक ऐप भी है, उस पर आप खोल के देख सकते हैं और कौन सी दवाएं उपलब्ध उसमें भी ऐप में दिखता है आपको, और शॉप कहाँ ये भी आपको पता चल जाती है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, अगर आपको किसी को भी अगर फार्मेसी की डिग्री है तो आप भी एक दुकान भी खोल सकते हैं, उसके लिए सरकार सब्सिडी भी देती है।
जी जी बिल्कुल। इसी के साथ ही हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं नंद स्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो सरकारी डॉक्टर होते हैं जब वही दवा लिखेंगे तब ये हाफ रेट से मिलेगी, जो प्राइवेट डॉक्टर होते हैं अधिकांश बहुसंख्या में है, अगर वो मरीज को देते अगर वो दवा लिखेंगे तो उनके भी माध्यम से हाफ रेट से मिलेगी। आप फिर से एक बार प्रश्न आप रिपीट करेंगे। मैं जानना ये चाहता हूँ कि सरकारी डॉक्टरों के माध्यम से हमको ये दवा उपलब्ध होगी कि जो प्राइवेट डॉक्टर बैठते हैं उनके माध्यम से दवा उपलब्ध होगी हाथ रेट से। ये इसके लिए कोई भी डॉक्टर लिखता है तो दवाई उपलब्ध होगी, वो सरकारी और प्राइवेट का कोई इशू नहीं है इसमें। बिल्कुल। तो सरकारी अस्पताल में अगर आप दिखाते हैं, उसमें सरकारी डॉक्टर द्वारा आपकी जांच की जाती है, वो जो भी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे आप यहाँ से ले सकते हैं। साथ ही साथ मुफ्त दवाइयों की भी बात चल रही थी, तो ये किस कंडीशन में दिया जाती है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इनके बारे में? किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। डॉक्टर अगर आप अस्पताल में जाते हैं शासकीय वहाँ पे और डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है एक दवाई, तो आपको वहीं पे ही फार्मेसी से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिना कोई डॉक्यूमेंट आपको मिल जाती है। आपके पास डॉक्यूमेंट इतना होना चाहिए कि डॉक्टर का प्रिस्क्राइब्ड वहाँ प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। बिल्कुल। साथ ही साथ हम टीकाकरण की भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो लोगों को दी जा रही हैं, क्योंकि बहुत सारे वैक्सीनेशन होते हैं जो बचपन में किए जाते हैं और साथ ही साथ जैसे ही हम बड़े होते जाते हैं तब भी हमें आवश्यकता पड़ती है, तो क्या होते हैं ये? जैसे अगर आप टीकाकरण की बात करें जी। तो टीकाकरण गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। आप जानते हैं कि सभी जितने भी हमारे सेंटर्स हैं और यहाँ तक कि गांवों में हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, हमारी जो एएनएम है आंगनवाड़ी, वहाँ से ही रजिस्ट्रेशन गर्भावस्था का शुरू हो जाता है। गर्भावस्था के टीके सरकार द्वारा मुफ्त लगाए जाते हैं और बच्चे के पैदा होते ही 0 डोज लगाया जाता है और उसके बाद पीरियडिक इंटरवल में जो टीके हैं वो लगाना शुरू हो जाते हैं। जो पहला है वो 1.5 महीने से शुरू हो जाता है, 1.5 महीना, फिर 2.5 महीना, उसके बाद 3.5 महीना, उसके बाद 9 महीना, फिर 15 से 16 महीने के बीच, उसके बाद फिर 5 साल और 10 साल। और ये सभी टीके हमारे सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में बिल्कुल मुफ्त लगाए जाते हैं और इनमें से कई ऐसे टीके हैं जिनको अगर बाजार में लगवाने जाएं तो वो कम से कम 3 से 5 हज़ार रुपये तक उनकी कॉस्ट होती है, जो सरकारी हमारे संस्थानों में बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध। जी, जितने भी टीकाकरण है जो भी लगवा रहे हैं सभी फ्री में होंगे या फिर किसी का चार्ज लग सकता है? बिल्कुल, किसी भी टीके का कोई भी चार्ज नहीं है। जो भी हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल टीके हैं वो सारे ही टीके बिल्कुल निःशुल्क लगाए जाए। जी डॉक्टर खाड़े जी, आपसे यही सवाल है, क्योंकि मौसम जो चल रहा है अब ऐसे में बहुत सारे मच्छर आसपास देखने को मिल जाते हैं और जो डेंगू है उसका खतरा बना हुआ है, तो ऐसे में क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, साथ ही साथ अगर किसी को डेंगू हो गया है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए? ये सही है कि एक मौसमी बीमारी हर साल आती है और जब भी ट्रांजिशन होता है सीजन्स का तो ये विशेषतः डेंगू और वेक्टर बॉर्न जो डिसीजेस होते हैं, डेंगू जैसे ही मलेरिया और अन्य बीमारी बढ़ती रहती है। और आप रिसेंटली देख भी रहे होंगे कि एनवायरमेंटल चेंज के साथ कई प्रकार के बीमारियों का पैटर्न भी चेंज होता जा रहा है। जी। आपने रिसेंटली पढ़ा भी होगा कि म्यूटेशन भी उसमें होने लगे हैं वायरसेस में। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी मौसम आए तो हमको हर चीज़ के लिए हम तैयार होते हैं, तो इस बीमारी के लिए भी हमको हमेशा के लिए तैयार रहना चाहिए। जहाँ भी जिसकी ब्रीडिंग सेंटर्स होते हैं, विशेषतः आप जानते हैं कि अलग अलग प्रकार के, जैसे कि डेंगू के हैं, जहाँ रुका हुआ पानी है, ऐसी जब भी कोई चीज़ होगी तो उसको आपको खुद स्वयं आगे आकर काम करना चाहिए। आवश्यक जो फॉगिंग है वो नगर पालिका और स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार की जा रही है। इसके बावजूद भी अगर कोई बुखार का लक्षण है तो इमीडिएटली आपको डॉक्टरों को और चिकित्सक को दिखाना चाहिए। बहुत इसका इलाज बहुत आसान है, लेकिन कई बार उसके कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, प्लेटलेट कम होना या शॉक में चले जाना। तो इससे बेहतर होगा कि आप सबसे पहले निजी जो भी हमारे शासकीय या अन्य अस्पताल हैं वहाँ जाकर डॉक्टर को दिखाएं। उनके मार्गदर्शन में ही और उनके एडवाइस पे ही दवाई लें। कई बार इसमें बहुत ज़्यादा दवाई एडवाइजेबल नहीं होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात है पर्सनल प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मच्छर से बचने के लिए अपने परिसर को साफ़ सुथरा रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
और जो भी पब्लिक स्पेसेस में जो काम किए जाते हैं वो स्वास्थ्य और नगर पालिका विभाग द्वारा वो फॉगिंग और अन्य जो रेसिडुअल स्प्रेइंग होती है वो भी कार्य किए जाते हैं। जी बिल्कुल। इसी के साथ हमारे साथ एक वृक्ष मित्र जुड़ गए हैं सुरुचि नगर भोपाल से, उनका सवाल हम लेते हैं। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। हाँ मैडम, मेरा सवाल है कि जनहित में वर्तमान समय में जो राजनीति चल रही है उसमें किस तरीके से परिवर्तन किया जा सकता है कि जनहित में सुविधाएं उपलब्ध हो, जो शासन के द्वारा जो है उपलब्ध कराई जा रही हैं, समाज के द्वारा जो उपलब्ध कराई जा रही हैं, वो जनहित में कैसे मिलेंगी। जी डॉक्टर खाड़ी। मैं बताना चाहूँगा कि जो पब्लिक हेल्थ जो हमारा लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग है वो हमारा यूनिवर्सल कवरेज की कोशिश होती है। इसमें किसी प्रकार की हितग्राही या उनका सिलेक्शन इस प्रकार कोई चीज़ नहीं होती है। वैक्सीनेशन हम सबका करते हैं, दवाई जो भी हमारे अस्पताल में आते हैं उन सबका करते हैं। जो हमारी ग्राम स्तर पे आशा, एएनएम या सीएचओ जो है उनकी जितनी भी सेवाएं हैं वो पूरी यूनिवर्सल होती है, किसी प्रकार का उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। और जो उपलब्ध हमारे पास सुविधा है वो सबके लिए फ्री है, किसी प्रकार की वहाँ प्रेफरेंस या किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन या किसी प्रकार की हितग्राही के पात्रता का कोई इशू नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये पूर्णतः लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग जनहित के ही सभी इशुओं को लेकर काम करता है। बिल्कुल। तो अगर आपको लगता है कि कोई भेदभाव हो रहा है तो एक बार बस आप जाके किसी अस्पताल में मिलिए, बात करिए, तो जितनी भी सुविधाएं प्रदान की जा रही है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और जिसको भी ट्रीटमेंट करवाना है, सुविधाएं लेनी है, वो मिल जाएंगी। साथ ही साथ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी, आपसे हम जानते हैं क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी होते हैं जो कि शासन के लिए काम करते हैं और ऐसे में अगर वो कोई ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उनको रियम्बर्समेंट भी मिलता है, तो क्या कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, क्या प्रोसीजर रहता है ये? अगर आप देखें तो राज्य शासन और केंद्र शासन दोनों ही अस्पतालों को चिन्हित करते हैं जिन अस्पतालों में इवन कैशलेस भी इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि इमरजेंसी में जो है इसकी प्रायर परमिशन लेने का मौका ही नहीं रहता। उस संबंध में भी गाइडलाइंस बिल्कुल स्पष्ट है। इमरजेंसी में अगर कोई भी इलाज करवाता है तो इलाज के बाद अपने जो भी बिल्स हैं प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में प्रस्तुत कर सकता है और सरकार उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए जो भी जेन्युइन रिम्बर्समेंट है वो जरूर करता है। तो दोनों तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। चिन्हित अस्पतालों में कैशलेस और अगर किसी और स्थान पर करवाते हैं तो उसके रिम्बर्समेंट की सुविधाएं नियमानुसार उपलब्ध है। जी डॉक्टर खाड़े, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस अवस्था पे नहीं होते हैं कि वो डॉक्टर के पास चलकर जाएं और अपने आप को दिखा पाएं, तो ऐसे में क्या कुछ ऐसी सुविधाएं दी गई हैं कि घर बैठे वो डॉक्टर को कंसल्ट कर सकें? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने और बहुत ही ज़रूरी चीज़ भी। कई बार दूरस्थ क्षेत्र की वजह से या वही वृद्ध कई लोग होते हैं हमारे पास या कोई अन्य जो बीमारियां होती हैं जैसे कि डिसेबिलिटीज़ होती है तो लोग पहुंच नहीं पाते संस्था तक। वहाँ के लिए टेली मेडिसिन का पिछले कई सालों से काम चल रहा है और संजीवनी हमारा टेली कंसल्टेशन होता है। हमारे सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से जो गाँव में ही बसे हुए हैं वहाँ जाकर टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं। दूसरा, वहाँ पे हमारे चिकित्सक उनको टेली कंसल्टेशन देते हैं। हमारे प्राथमिक जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर हमको स्पेशलिस्ट लोगों की भी वहाँ लोगों के माध्यम से, हमारे स्पेशलिस्ट के माध्यम से उनको टेली कंसल्टेशन दिया जाता है। और एक हमारा फ़ोन नंबर भी हमने दिया है संजीवनी का, उसके तहत आदमी पहले से अपना बुक करके अपने हिसाब से जाकर अपना टेली कंसल्टेशन कर सकते हो। जो नियर बाय प्लेस में जाकर वो कर सकता है। टेलीफोनिक इसलिए नहीं करते क्योंकि कई बार लोगों को सीधी बात करनी पड़ती है और ये सिर्फ बीमारी के लिए नहीं लेकिन अन्य जो हमारी मानसिक बीमारी उसके लिए भी ये चीज़ उपलब्ध है। उसके आधार पर जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे टेली कंसल्टेशन के साथ हमारा जो लगभग दवाएं जो है जो लैबोरेटरी टेस्ट होती है वही एडवाइस की जाती है, वहाँ उनकी टेस्टिंग हो जाती है, दवा भी दी जाती है ताकि अगर डॉक्टर वहाँ नहीं भी है तो वहाँ डॉक्टर सुविधा दी जाती है। जी, तो सिर्फ कंसल्टेंसी नहीं, अगर आपको कंसल्ट करना है तो आपको बता दिया जाएगा डॉक्टर से, तो आप संपर्क कर ही सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई जांच वगैरह है तो उन सारी सुविधाएं भी आपको प्रदान की जाएंगी। साथ ही साथ लोगों के लिए क्या कुछ किया जा रहा है कि आपकी जो आप कार्य कर रहे हैं डॉक्टर प्रभाकर तिवारी वो लोगों तक पहुँचे, कैसे प्रचार प्रसार किया जा रहा है?
देखिए, प्रचार प्रसार दोनों तरह से होता है। एक तो अच्छी बातों का प्रचार अपने आप होता है, दूसरा हमारे यहाँ आईसी ब्यूरो है जो इसी के लिए इस्टेब्लिश्ड है, और वो जितनी भी हमारे गवर्नमेंट की अच्छी स्कीम्स हैं जो लोगों के फ़ायदे के लिए, जैसा कि आपने कहा, जन स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हैं, उनकी जानकारी लगातार इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है। इसके अतिरिक्त जब भी कोई भी ऐसा ऑकेजन होता है, कोई भी बड़ा आयोजन होता है, उसमें भी स्वास्थ्य विभाग हमेशा पार्टिसिपेट करता है और उसका एक पार्ट रहता है, और उसके थ्रू न केवल प्रचार प्रसार बल्कि अपनी सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। जी डॉक्टर सदाम खाड़े जी, साथ ही साथ आपसे जानना चाहेंगे कि स्वस्थ रहने के लिए खाने का क्या इम्पोर्टेंस है, अच्छे खाने का? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए है क्योंकि मैं एक बताना चाहूँगा कि वर्ष 2000 के पहले हम जो संचारी बीमारियों से जूझ रहे थे, और हमारा बर्डन ऑफ डिसीज जो था वो संचारी बीमारियों का ज़्यादा था, जिसको हम कम्युनिकेबल डिसीजेस बोलते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे कि हमने वैक्सीनेशन, कई प्रकार के प्रोग्राम हमने चलाए। आपने सुना होगा मलेरिया निर्मूलन, ट्यूबरकुलोसिस का निर्मूलन प्रोग्राम, अन्य वेक्टर बॉर्न डिसीज के लिए, और छोटी छोटी कई प्रकार की बीमारी थी, उसके ऊपर काफ़ी काबू पा लिया है। जी, लेकिन साथ साथ उसके साथ जब नई जो बीमारी वो बढ़ने शुरू हो गई, जैसे कि डायबिटीज़ है, कैंसर है, हाइपरटेंशन है, हृदय की बीमारियां हैं, बिल्कुल, और फैट अपने लिवर की बीमारियां तो हैं। इस चीज़ में आपने दर्शकों को सुन ही लिया है कि खाने का, एक अच्छी डाइट का क्या इंपॉर्टेंस होता है। डेंगू से बचे रहने के लिए क्या संदेश आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? मुझे थोड़ा पहले कंप्लीट करने दीजिए, क्योंकि ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जो होती है, असंचारी जी, बीमारी, उसके तहत समय की हमारे पास कमी है, एक मिनट में बताना चाहूँगा मैं बताना चाहूँगा कि इसमें ज़्यादातर रोल इसमें हमारी लाइफस्टाइल का है, क्योंकि लाइफस्टाइल बीमारियां मानी जाती है, और इसमें थोड़ा कम, क्योंकि ईट राइट कैंपेन भी हम चलाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमको हेल्दी भी चीज़ें खानी चाहिए और मिलावट से दूर रहकर चीज़ें चाहिए, क्योंकि हम बोलते हैं कि जंक फूड एक्चुअली वो अपने हेल्थ के लिए वाकई ठीक नहीं है। जी हाँ। क्योंकि शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उसकी कई प्रकार के इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी चीज़ें आती हैं, उससे परहेज़ करें, समय पे पर्याप्त नींद लें, एक्सरसाइज करें, और खाने की टाइम जो हम अपने ज़रूर रख लें, और कम से कम ऐसी चीज़ें जिसमें ज़्यादा शुगर हो, जो ज़्यादातर डायबिटीज़ वाली चीज़ों को बढ़ावा देती हैं, बिल्कुल, उसको एक संतुलित करते हुए जो हमारी अच्छी चीज़ें हैं, एक्सरसाइज, योगा जैसी चीज़ों को फॉलो करें, इनको भी फॉलो करना चाहिए। जी डॉक्टर तिवारी, आपसे हम संदेश लेना चाहेंगे, डेंगू से कैसे बचाव करें हमारे दर्शक? देखिए, डेंगू से जैसे सर ने अभी बताया कि पर्सनल प्रोटेक्शन और लार्वासाइडल, मतलब उसका जो वेक्टर है उसको ख़त्म करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब तक वो वेक्टर रहेगा तब तक हम डेंगू से नहीं बच पाएंगे, और इसके लिए हमेशा सरकार जून माह को इसीलिए मलेरिया माह के तौर पर मनाती है, और तभी से वेक्टर कंट्रोल की एक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो जो प्राइम इम्पॉर्टेंस है वो है कि हम उस वेक्टर को ख़त्म करें, लार्वासाइडल एक्टिविटीज़ को मैक्सिमम करें। हम अगर अपने आसपास के पर्यावरण को, अपने वातावरण को ठीक रखेंगे, डेंगू अपने आप चला जाएगा। बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। तो दर्शकों, अपना और अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल आप ध्यान रखिए, और इसी के साथ हेलो डीडी की टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।